एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 17 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में हमें एक रामसर साइट हो सकता है बन जाए तेलंगाना स्टेट की पहली रामसर साइट, उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बिहार में जो महाबोधि टेम्पल है उस पर भी डिस्कशन करना है हमको। और अभी जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ भंडार को ओपन किया गया है, ये रथ भंडार क्या है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा और वीडियो के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी आपको करने। और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। जो स्टूडेंट न्यू है, जिनको नहीं पता कि पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहां से हमें नोट्स बनाने हैं, सो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या फिर सिंपली सर्च भी कर सकते हैं पूजा जैन CA 247। और पता है आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं बहुत जल्दी हमारा एप्लीकेशन भी आने वाला है जहां से आप इजीली टेस्ट भी दे पाओगे और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाओगे। तो बहुत जल्दी मैं आपको अपडेट करूंगी। ओके, सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे। तो 17 जुलाई को हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस या फिर इंटरनेशनल जस्टिस डे या डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्यों? यहाँ पर 2010 से इस दिन को मनाया जा रहा है और 17 जुलाई 1988 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया था। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फॉर्मेशन 17 जुलाई को हुआ था, इसलिए हम 17 जुलाई को सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सिंस 2010। ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये पहला परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि कैपेबल है। किस चीज के लिए कैपेबल है? जो मोस्ट हीनियस एंड मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि जीनोसाइड, इन सब के लिए सजा देने का काम कौन करता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करता है। डन। चलिए अब बात करेंगे मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रिसेंटली न्यूज में है, और हो सकता है ये हमारे कंट्री की नई रामसर साइट बन जाए और तेलंगाना स्टेट की पहली रामसर साइट ये होगी। अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, अभी तो केवल पैनल बना है। पोटेंशियल देखा जा रहा है कि इस साइट को हम रामसर साइट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। फिलहाल न्यूज में है तो हमें पढ़ लेना चाहिए कि मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तेलंगाना स्टेट में है। इज अंडर गोइंग अ स्टडी टू पोटेंशियली बिकम द स्टेट फर्स्ट रामसर साइट। मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको तेलंगाना के मेदाक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है और ये बेसिकली क्रोकोडाइल सेंचुरी है। ठीक है, जहां पे मगर या क्रोकोडाइल आपको देखने को मिलते हैं और 70 डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड स्पीसीज को भी यहाँ पे स्पॉट किया गया है। मतलब पोटेंशियल तो है इसमें कि इसको रामसर साइट बनाया जा सकता है। यहां से मंजीरा रिवर निकलती है, इसलिए इसे मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। और मंजीरा रिवर सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी रिवर की। क्लियर है इतनी चीजें? डन। आप इस मैप में लोकेशन देख सकते हैं, ये तेलंगाना का मैप है जिसमें ये मंजीरा क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह रहे हैं, आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ टाइगर रिजर्व वगैरह भी देखने को मिलेंगे, तो आप इस मैप में देख सकते हो। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, ये जो मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज अ मैन मेड रिजर्वायर दैट प्रोवाइड वाटर फॉर द इरिगेशन एंड ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे जो ट्विन सिटीज हैं, मीन्स हैदराबाद और सिकंदराबाद, उनको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी यहाँ के ये जो दिख रहा है ना आपको रिजर्वायर, यहाँ से रिजर्वायर से ट्रांसफर किया जाता है। द रिजर्वायर हैज 9 स्मॉल आइलैंड। यहाँ पे छोटे छोटे 9 स्मॉल आइलैंड्स हैं और ये 9 जो स्मॉल आइलैंड है ये नेस्टिंग साइट्स है हमारी बर्ड्स की, वाटर बर्ड्स की नेस्टिंग साइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें एज ऑफ जून 2024 हमारे देश में 82 रामसर साइट है और अगर इसको नोटिफाई कर दिया गया तो ये 83 नंबर की रामसर साइट हो जाएगी इन फ्यूचर। रामसर कन्वेंशन हमने 1971 में साइन किया था। रामसर एक शहर है ईरान में जहां पर इस कन्वेंशन को 2 फेब को साइन किया गया था, इसलिए हम 2 फरवरी को वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मींस IMO अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा एक ऑयल टैंकर था और उस ऑयल टैंकर के जो कैप्टन थे उनका नाम था अभिलाष रावत। उनका नाम क्या है? अभिलाष रावत। तो यहाँ पे जो हौती रिबेल्स का अटैक हुआ
और मिसाइल से अटैक किया गया था, और उसके बाद इन्होंने सक्सेसफुली उसको बेसिकली अपने ऑयल टैंकर को, अपने क्रू मेंबर को सेव करने का काम किया था, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो कैप्टन अभिलाष रावत and his crew member from an oil tanker have received the 2024 International Maritime Organization Award for exceptional bravery at sea. They were honored for their determination and the endurance during the rescue mission in the Red Sea. तो रेड सी में इन्होंने रेस्क्यू मिशन किया था। एक शिप थी जिस पे मिसाइल अटैक किया गया था, और ऐसा क्लेम है, बिलीव है कि मिसाइल किसने फायर की थी। आंसर हो जाएगा हौती रिबेल्स ने, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। IMO एनुअली हर साल ये अवार्ड देता है। यहाँ पे पहले तो नॉमिनेशन मंगाए जाते हैं, नॉमिनेशन जब आते हैं तो एक्सपर्ट कमेटी बनती है, उस एक्सपर्ट कमेटी के हेड जो है वो चेयरमैन होते हैं IMO के। उसके बाद नॉमिनेशन में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे सिलेक्ट किसको किया गया है, हमारे इंडिया को सिलेक्ट किया गया है। द एनुअल अवार्ड सेरेमनी विल बी हेल्ड एट द IMO हेडक्वार्टर। IMO का हेडक्वार्टर लंदन में है, जहां पर 2 दिसंबर 2024 में ये सेरेमनी होगी, जब 109 नंबर का सेशन होगा मैरीटाइम सिक्योरिटी कमेटी का, और तब ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, IMO का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। ठीक, IMO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो रेगुलेट करती है शिपिंग एंड प्रिवेंट करती है मरीन पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। जो आपका समुद्र में गंदगी ना हो, पोल्यूशन ना हो, उसको भी प्रिवेंट करने का काम IMO करता है। 175 मेंबर स्टेट है और 3 एसोसिएटेड मेंबर आपको मिल जाएंगे। एंड 1959 में इंडिया ने भी IMO को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, IMO हर साल वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी सेलिब्रेट करता है, और वर्ल्ड मैरीटाइम डे हम एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को हम मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं हम, जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ठीक है, और इन्होंने ये बहुत ही सुंदर सा सैंड से एक पीस तैयार किया है। मास्टर है बेसिकली, ये सैंड आर्टिस्ट है। ठीक है, जिसके लिए इनको गोल्ड सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। तो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी फेलिसिटेटेड सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक फॉर विनिंग द गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। तो गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड किससे मिला है, सैंड आर्टिस्ट जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक, इनको दिया गया है। ये जो कंपटीशन हुआ था इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुई थी। इन्होंने यहाँ पे 12 फीट एक सैंड स्कल्पचर बनाया है, जिसमें हमारे सैंड से बना हुआ रथ है, जगन्नाथ यात्रा से इंस्पायर होकर जो चैरियट या रथ है वो बनाया है। इसके अलावा जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ का मूर्ति भी इन्होंने तैयार किया है। एंड डिवोटी जो है बलराम दास, तो बलराम दास जी का पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। बलराम दास जो कि एक डिवोटी है, और यहाँ पे एक चैरियट बनाया गया है, एक रथ बनाया गया है सैंड से, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। थीम क्या थी, हिस्ट्री, मैथोलॉजी एंड फेरी टेल्स। डन इतनी चीजें, तो इनका नाम आपको याद रखना है। टोटल वर्ल्ड से 21 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था जो सैंड आर्टिस्ट है, बट इंडिया से केवल एक ही पार्टिसिपेशन था, सुदर्शन पटनायक का, और इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। ठीक है, जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर जो सेगमेंट है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आर्ट एंड कल्चर से, वो मैंने कवर की है। जैसे कि यूनेस्को साइट कवर कर ली है, कोई इंस्क्रिप्शन है, टेम्पल्स है, पेंटिंग्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग वर्क इन द पावर सेक्टर। सबसे पहले तो ये जो स्काउच अवार्ड है, ये गवर्नमेंट बॉडीज, जो गवर्नमेंट बॉडी अच्छा काम करती हैं, गुड गवर्नेंस के साथ काम करते हैं और एक हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज करने के लिए स्काउट अवार्ड दिया जाता है पब्लिक गवर्नमेंट एंटिटीज को। सो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड इनको रिसीव हुआ है प्रेस्टिजियस स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग वर्क इन द पावर सेक्टर। ठीक है, नई दिल्ली में ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा। क्यों, इन्होंने क्या काम किया है, तो इन्होंने समस्त को अप्लाई किया है। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ऑल मॉड्यूल ऑफ द समस्त प्रोजेक्ट। तो समस्त का फुल फॉर्म क्या है,
शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये समस्त है। और समस्त को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन है? बिहार है। बिहार की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है, इसलिए इनको स्काउट गोल्ड अवार्ड दिया गया है। डन। नेक्स्ट है वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड 2024। सो यहाँ पे फर्स्ट एडिशन हुआ था, कहाँ पर? बर्मिंघम, इंग्लैंड में खेला गया था। 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। इंग्लैंड चैंपियन, इंडिया चैंपियन, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया चैंपियन ने पार्टिसिपेट किया था। फाइनल मैच इंडिया चैंपियन और पाकिस्तान चैंपियन के बीच में हुआ था और इंडिया चैंपियन के जो कैप्टन थे वो है युवराज सिंह। और फाइनल मैच में इंडिया ने डिफीट किया है पाकिस्तान को और फर्स्ट टाइटल इंडियन चैंपियन ने लिफ्ट किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का। सो वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड ट्रॉफी किसने लिफ्ट की है? इंडियन चैंपियन ने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है पाकिस्तान को डिफीट करके। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक पर्सन न्यूज में है जिनका नाम है पॉल कैगमे, विंस द 4th टर्म एज अ रवांडा प्रेसिडेंट। तो रवांडा कहां पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, अभी हम मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4th टर्म के लिए रवांडा के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है पॉल कागमे। ठीक है, सिंस 2000 आप देख पाएंगे कि ये प्रेसिडेंट है रवांडा के। रवांडा एक लैंडलॉक कंट्री है ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में, जिसको हम लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से जानते हैं। ये स्टैटिक क्वेश्चन है। लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से हम रवांडा को जानते हैं, जिसकी कैपिटल किगाली है। ये वही किगाली है जिसमें किगाली एग्रीमेंट हुआ था और किगाली एग्रीमेंट ओजोन लेयर से रिलेटेड है, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। करेंसी क्या है? रवांडा फ्रैंक आपको करेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पहुंचे, यहाँ पे आपको मिल रहा है लैंडलॉक कंट्री विच इज रवांडा एंड रवांडा की कैपिटल है किगाली। ठीक है, अब आप सभी लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में 100% सुना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बेसिकली जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी, जो कि पेंट में और आपके AC रेफ्रिजरेटर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये ओजोन के क्षरण का कारण था, ओजोन डिप्लीशन का कारण था। बाद में 2016 में किगाली में एक एग्रीमेंट होता है जो कि सपोर्ट करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को और उसको एक्सटेंड भी करता है और कहता है कि HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी हम बैन करेंगे। तो CFC और HFC दोनों को बैन कर दिया गया है, जिसके कारण ओजोन डिप्लीशन को हम कम कर सके। तो ये किगाली एग्रीमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों ही ओजोन से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अब मुझे एक सेकंड दीजिए। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। सभी को पता है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स 4 होली साइट्स में से एक है जो भगवान बुद्ध से एसोसिएटेड है। महाबोधि जो टेम्पल साइट है ये आपको बिहार में बोधगया में देखने को मिलता है, जहां पे गौतम बुद्ध जी को इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि ट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बोधगया में, निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी है? निरंजना रिवर के किनारे आपको ये बोधगया देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि 4 होली साइट है जो भगवान गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड है, उनमें से एक बोधगया है जहां पर आपको महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिलता है। अदर साइट है लुम्बिनी, जहां पे गौतम बुद्ध जी का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। सारनाथ को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जहां गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर, जहां पर महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी, मतलब डेथ हुई थी, इन उत्तर प्रदेश। तो ये आपकी 4 होली साइट है जो कि गौतम बुद्ध जी से या बौद्ध धर्म से एसोसिएटेड है। रिसेंटली महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सैटेलाइट इमेज को यूटिलाइज करते हुए एक पूरा एनालिसिस किया गया और एनालिसिस करके पाया गया कि ह्यूज आर्किटेक्चरल वेल्थ बरीड इन द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इसको यहाँ पे इमेजेस से आइडेंटिफाई किया है, मे बी इन फ्यूचर एक्सकेवेशन भी किया जाए। ठीक है, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने, और उसके बाद ये जो ब्रिक का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बेसिकली जो बोधगया का टेम्पल है ना, वो ब्रिक से बना हुआ है और इसे गुप्ता पीरियड के समय बनाया गया है, मतलब 5th से लेकर 6th सेंचुरी के आसपास इसको बनाया गया है। लेकिन इनिशियल इसका स्ट्रक्चर किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। ये जो टेम्पल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 2002 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो सियांग रिवर कहाँ पर फ्लो होती है? अरुणाचल प्रदेश में होती है।
इसलिए यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये जो प्रोजेक्ट है एक ट्राइबल कम्युनिटी के हैबिटेट में आ रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोकल लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो लोकल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द अरुणाचल प्रदेश। ऐसा प्रपोज है कि ये 11,000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा जो कि सियांग रिवर पे अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में रेडी किया जाएगा। सियांग रिवर मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर को ही अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर के नाम से जाना जाता है। ये जनरेट कहाँ से होती है? ओरिजिनेट होती है माउंट कैलाश, तिब्बत के नजदीक से। ठीक है, तिब्बत में इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। और ये जो एरिया है ये आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश का हैबिटेट एरिया है, जिसके कारण ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके लिए एक रिजर्वायर रेडी किया जाएगा और रिजर्वायर की जो कैपेसिटी होगी वो 9 बिलियन क्यूबिक मीटर की होगी और इसके लिए जो अप्रोक्सीमेट खर्चा होगा वो 1,13,000 करोड़ रुपीस का खर्चा बताया जाता है। इसे ज्वाइंटली बिल्ड कर रहा है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ये ज्वाइंटली इनको टास्क दिया है, टास्क असाइन किया है और ये कंस्ट्रक्शन करेंगे इस प्रोजेक्ट को। बेसिकली चाइना के हाइडल प्रोजेक्ट को काउंटर करता है और चाइना ने जो यार्लुंग ज़ेग्बो ब्रह्मपुत्र रिवर ही है जिस पे एक प्रोजेक्ट बनाया है 60 मेगावाट का सुपर डैम क्रिएट किया गया है, ठीक है, उसी को काउंटर करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग ने रिसेंटली एक नया चैलेंज स्टार्ट किया है जिसका नाम है गियर शिफ्ट चैलेंज टू एक्सेलरेट जीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन इन इंडिया। सो नीति आयोग ने अंडर द ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव, क्या बोला मैंने? नीति आयोग ने अंडर द ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव एक नया चैलेंज लॉन्च किया है जिसका नाम है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हमें इस तरीके के इनोवेटिव मॉडल्स ट्रक के बनाने हैं जिसके कारण हम जीरो एमिशन ला सकें, ठीक है। किसका पर्पस क्या है? टू एक्सेलरेट जीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन इन इंडिया। इसके लिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स, इन सबको यहाँ पे बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है इस कंपटीशन में, जो अपनी अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रक हमें रेडी करने हैं जिससे हम अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करके जीरो कर पाए। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द कोलैबोरेशन विद IIM बेंगलुरु। IIM बेंगलुरु स्मार्ट फ्रिगेट सेंटर इंडिया WRI इंडिया के साथ मिलके नीति आयोग इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब यहाँ पे बात हुई थी ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। तो ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव को सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्रिगेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। फ्रिगेट क्या होते हैं? जहां पे हम मूवमेंट करते हैं गुड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जो आपकी मालगाड़ियां होती हैं वो फ्रिगेट ही कहलाते हैं। ओके। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन नरेंद्र मोदी, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी एंड द CEO है VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है ई ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है, लेकर आई है, जिसका नाम है ई ऑफिस। नाम से समझ में आ रहा है ई ऑफिस मतलब हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं उनको हमें क्या करना है? डिजिटल करना है। हम अपनी फाइल वगैरह को सब डिजिटली मेंटेन कर सके, यही तो इसका पर्पस होगा। सिंपल सी बात है। तो इंडियन गवर्नमेंट इज सेट टू इम्प्लीमेंट द ई ऑफिस सिस्टम इन 133 अटैच्ड एंड सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज एज वेल एज ऑटोनोमस बॉडी। ये इनिशिएटिव कौन लीड कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द पब्लिक ग्रीवेंस। और यहाँ पे जो हमारा नॉलेज पार्टनर है, ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी सपोर्ट हमको लगेगा। तो नॉलेज पार्टनर कौन है? NIC मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर आपको नॉलेज पार्टनर देखने को मिल जाएगा। इसका पर्पस क्या है? ई गवर्नेंस प्रोग्राम को डेवलप करना है। की कंपोनेंट क्या होंगे? ई फाइल मतलब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, KMS मतलब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, WAW वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल एंड स्पैरो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ये इसके कुछ की इनिशिएटिव होंगे। और नॉलेज पार्टनर कौन होगा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होगा। है रथ भंडार। सो रिसेंटली न्यूज में है रथ भंडार। क्यों है न्यूज में? क्योंकि 46 ईयर के बाद, 46 सालों के बाद रथ भंडार को ओपन किया गया है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने 46 ईयर के बाद
जगन्नाथ टेम्पल के रथ भंडार को ओपन किया गया है। रथ भंडार क्या है? वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ ट्रेजर है, जिसमें आपको कई सारे वैल्यूएबल आइटम्स, प्राइसलेस ज्वेलरीज देखने को मिलती है, गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरीज, और यहाँ पे लॉर्ड भगवान जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र और गॉडेस सुभद्रा की भी स्टैच्यूज आपको देखने को मिलती हैं, जो कि गजपति, फॉर्मर जो भी उड़ीसा के प्रिंस वगैरह रहे हैं, जिनका टाइटल होता है गजपति, तो गजपति जी ने, और जो भी डिवोटीज हैं, जो भी ऑफरिंग की जाती है यहाँ पे, वो सारी चीजें यहाँ पर रखी जाती हैं। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो ये ट्रेजरी है, ठीक है, जहां पर आपको वैल्यूएबल एंड प्राइसलेस ज्वेलरी देखने को मिलती है। और ये कहां पर है? नदन साइट ऑफ द जगमोहन असेंबली हॉल है टेम्पल का, जहां पर आपको रथ भंडार देखने को मिल जाएगा। इस रथ भंडार की जो कस्टोडियन है, किसके पास है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, और समय समय पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके स्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करता रहता है। लास्ट टाइम जो इंस्पेक्शन किया था वो 2008 में किया था ASI ने, लेकिन उसके अंदर इनर चैम्बर के अंदर नहीं गया था, बस कंस्ट्रक्शन का इंस्पेक्शन करने का काम किया था। यहाँ पर 2 चैम्बर है, एक इनर चैम्बर है और एक आउटर चैम्बर है। इनर चैम्बर को भीतर भंडार और आउटर चैम्बर को बाहर भंडार के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 46 ईयर से क्लोज है। लास्ट टाइम इसकी इन्वेंट्री का पता लगा था कि 1978 में पता लगाया गया था, जब इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन हुआ था, तब पता लगा था कि रथ भंडार में 128 kg ऑफ गोल्ड एंड 221 kg ऑफ सिल्वर है। और अभी का किसी को नहीं पता कि अभी कितनी ट्रेजरी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट नेशनल टोल फ्री एंटी नार्कोटिक हेल्पलाइन। रिसेंटली हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इशू किया है, जिसका नंबर है 1933। ठीक है, इसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और ये क्या है? एक एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन है, जो कि ड्रग एब्यूज को, उसकी ट्रैफिकिंग को रोकने का काम, कम करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे मानस पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है बाय द अमित शाह। मानस का क्या फुल फॉर्म है? मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। क्या नाम है? मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। मानस का फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, मतलब नारकोटिक्स प्रोविजन इंटेलिजेंस सेंटर। ठीक है, ये बेसिकली नारकोटिक कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर काम करेगा और इंफॉर्मेशन देगा, जिससे हम यहाँ पे ड्रग एब्यूज को रिड्यूस कर सके, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? नशा मुक्त भारत बाय द 2047। याद रखेंगे ये आज़ादी का अमृत काल, ठीक है, 2047 नशा मुक्त भारत हमारा अभियान है यहाँ पर, कि हमें देश को आज़ाद करना है। ये जो मानस है वो एड्रेस करेगा इश्यूज इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग, इलीगल सेल ऑफ द ड्रग्स, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ द नारकोटिक्स। इन सबको मॉनिटर करने का काम ये मानस पोर्टल करेगा। मानस का फुल फॉर्म याद रखना, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024। आप सभी को पता है कि 46 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग पहली बार नई दिल्ली में हो रही है। तो उसके साथ साथ एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज यूथ प्रोफेशनल फोरम को भी ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, जिसमें 50 यंग हेरिटेज प्रोफेशनल यहाँ पे शामिल हुए, जिनमें से 30 आउटसाइड इंडिया के थे, 20 इंडिया के प्रोफेशनल यहाँ पे इंक्लूड हुए थे। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम मीटिंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ने ऑर्गेनाइज की थी जो कि पार्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो याद रखेंगे कि नई दिल्ली में हुई है वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम की मीटिंग, जिसको ऑर्गेनाइज पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ने किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करता है। अच्छा, थीम क्या थी? तो थीम आपको देखने को मिल जाएगी 21st सेंचुरी बिल्डिंग कैपेसिटीज एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। बिल्डिंग कैपेसिटी एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम की थीम देखने को मिल जाएगी, जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी हैं, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में
जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदू धर्म की स्टडी करने के लिए सेंटर ओपन किए जाएंगे। तो JNU इज इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग 3 न्यू सेंटर, सेंटर फॉर हिंदू स्टडी, सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडी एंड सेंटर फॉर जैन स्टडी अंडर द स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज। ठीक, नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपनी एनुअल मीटिंग करने जा रहा है। कहाँ पर? श्रीलंका में, फ्रॉम 19th of July to 22nd of July। और यहाँ पे पहली बार किसी एशियन कंट्री में या एशियन रीजन में ICC की मीटिंग हो रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले इंडिया में नहीं हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, लेकिन ये पहली बार है जब ICC अपनी मीटिंग को कहाँ पे कर रहा है? एशियन रीजन में कर रहा है, श्रीलंका में होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? थॉमस मूलर। थॉमस मूलर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा जर्मनी से है। ठीक है, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से एसोसिएटेड है। तो थॉमस मूलर जो कि जर्मनी के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, उन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है यूरो कप के बाद। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि यूरो कप किसने जीता है रिसेंटली? ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, यूरो कप किसने जीता है रिसेंटली? ये पहला क्वेश्चन आज आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैज लॉन्च द ट्रायल ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक आब्रा मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमारे यहाँ पे पैसेंजर फेरी सर्विसेज होती है ना, हम फेरी सर्विस या रोडो सर्विस का यूज़ करते हैं पैसेंजर को कैरी करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे जो दुबई की क्रीक है उसमें जो पैसेंजर सर्विस है उसको हम आबरा कहते हैं। और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से पहली वर्ल्ड की इलेक्ट्रिक आबरा को रेडी किया गया है दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रिसेंटली, इसलिए आपको ये न्यूज़ में देखने को मिलेगी। और ये 20 पैसेंजर को इन टाइम कैरी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया विल होस्ट द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द सिविल एविएशन। तो सेकेंड नंबर की एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द सिविल एविएशन कौन होस्ट करेगा? इंडिया करेगा, 11 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में। ये सेकेंड एडिशन है, पहला एडिशन 2018 में बीजिंग में हुआ था। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे वर्ल्ड के पहले पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं जिन्होंने 100 मिलियन फॉलोवर को क्रॉस किया है, जिनके मतलब 100 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। किस पे? एक्स पे। एक्स मतलब ट्विटर पे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। ट्विटर वॉज फाउंडेड इन 2006। जैक डोर्सी का नाम याद रखना है जिन्होंने ट्विटर को बनाया था। बाद में 2022 में अमेरिकन बिलियनियर एलॉन मस्क ने इसको खरीद लिया था और 2023 में इसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया। एक्स क्या है? एक ऑनलाइन माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विसेज है जिसको हम ट्वीट करना कहते हैं, और कोई भी यहाँ पे पर्सन 280 कैरेक्टर में शॉर्ट मैसेज को ट्वीट कर सकता है। और अगर आपके पास आपने प्रीमियम सर्विसेज लेके रखी हुई हैं तो आप अप टू 25,000 कैरेक्टर के मैसेज को ट्वीट कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया USA में देखने को मिल जाएगा। सिंपल। चलिए अब लास्ट में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग पार्टिसिपेट करना, एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दो, सबको बता दो कि भाई क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं, MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, पहला है संविधान हत्या दिवस किस दिन मनाने का फैसला लिया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25 जून, 25 जून। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन 55th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? याद कीजिए, हमने करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस किया था। प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर सेटअप किए जा रहे हैं? किस राज्य के 55 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गियर शिफ्ट चैलेंज एज अ पार्ट ऑफ ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका नीति आयोग का चैलेंज मिल जाएगा, ऑप्शन सी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड टाइटल, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड टाइटल 2024 किसने जीता है? इंडियन चैंपियन ने जीता है। नेक्स्ट है, इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी, ईस्टर्न इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी फॉर द डिसेबल स्टूडेंट कहाँ पर ओपन की जाएगी? तो रांची झारखंड में ओपन की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, who took oath as a Chief Justice of Lahore High Court of Pakistan and making her the first woman to be elevated as the court top judge? तो लाहौर हाई कोर्ट में ओथ किसने ली है जो कि पहली महिला बन गई है? आंसर हो जाएगा आलिया नीलम।
ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा मैंने पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान के बारे में बताया था। पंजाब प्रोविंस की पहली वीमेन चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? मरियम नवाज बनी है। ये आपको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट 6 महीने की जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट मैंने कवर की है वहां पर भी इसको कवर किया है। 6 मंथली कंपाइलेशन के मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुके हैं और रिमेनिंग पार्ट बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, आप सेपरेट प्लेलिस्ट में देख सकते हो। नेक्स्ट है, विच स्टेट कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कल हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा एक छोटी सी लिस्ट है जो अदर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। जैसे कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर अवार्ड रोशनी नडार को मिला है, जो कि HCL टेक की चेयरमैन है। एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, इसको याद रखना है, ठीक है, विशेष तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट है, MD एंड CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अरुण बंसल। अरुण बंसल इज द राइट आंसर। KP शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये इनका कौन से नंबर का टेन्योर है? तो फोर्थ टाइम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which of the following country will host the first Olympics e-sport game in 2025? तो ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम का पहला एडिशन होस्ट कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAE। ठीक है, UAE पहली बार इसे होस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट है, a global conference on space research kicked off in which country to foster international scientific research in the space? इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर स्पेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पर? साउथ कोरिया। ऑप्शन बी, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, वॉन यहाँ पे करेंसी है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है हैन ड्यूक शू, प्रेसिडेंट है यून श्योक योल। ओके, नेक्स्ट है, Which country will host the annual conference of the International Cricket Council from 19th of July to 22nd of July? तो पहली एशियन कंट्री है, सो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी थीम क्या रहेगी? तो मैनी थीम्स है जहाँ पे कई सारे टॉपिक पे डिस्कशन होगा। फिर भी अगर हम कॉन्फ्रेंस की एक पर्टिकुलर थीम देखेंगे तो कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, जिसका फॉर्मेशन 1909 में हुआ था, 1909 में हुआ था और उस समय इसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता था और 1987 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया है। ठीक है, ग्रे बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, इसके चेयरमैन है। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा है जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं और 108 मेंबर नेशन आपको मिल जाएंगे ICC में। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपको वेव्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा, 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दीजिएगा। रिमेनिंग बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।